द चोला किंगडम। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत हमेशा से एक डाइवर्स कल्चर्स का देश रहा है, जहां कई सिविलाइजेशंस और एम्पायर्स राइज हुए और डिस्ट्रॉय हो गए। मौर्य, गुप्ता और मुगल्स तो हमारे कॉन्शियसनेस में आज भी जिंदा हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और ग्लोरियस एम्पायर्स की कहानियां कहीं दब के रह गई। बात 9th सेंचुरी की है, जब नॉर्थ इंडिया की पॉलिटी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल की वजह से डिस्टेबलाइज हो चुकी थी और पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहारा कन्नौज के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन किसी को डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल रही थी। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा ही एक स्ट्रगल साउथ में पल्लव, पांड्या और चोला रूलर्स के बीच भी हो रहा था, जिसमें चोलाज इमर्ज्ड विक्टोरियस। इस वीडियो में हम देखेंगे उस चोला एम्पायर के 450 सालों के इतिहास के बारे में, जिसने साउथ इंडिया पॉलिटी को स्टेबलाइज करते हुए अपना डोमिनेंस न सिर्फ इंडिया में बढ़ाया, बल्कि उसके बियॉन्ड साउथ ईस्ट एशिया में भी। हम ये भी समझेंगे कि कैसे अपनी नेवल सुप्रेमेसी को यूज कर उन्होंने खुद को कावेरी डेल्टा से उठाकर इंडियन ओशन रीजन का रीजनल हेजेमन बना दिया, और कैसे वो चोला से इंपीरियल चोला बन गए। ओरिजिन। वैसे चोलाज का इतिहास काफी पुराना है। इस नाम के एक किंगडम का एस्टैब्लिशमेंट सबसे पहले कावेरी डेल्टा के अराउंड कुछ 300 बीसी में हुआ, जिसका मेंशन अशोका के एडिक्ट्स में भी है। हिस्टोरियंस इन्हें अर्ली चोला कहते हैं, लेकिन वो इनके किंगडम को एम्पायर का दर्जा नहीं देते और कहते हैं कि ये कावेरी डेल्टा के अराउंड ही लिमिटेड था। हमारे वीडियो का टॉपिक ये अर्ली चोला नहीं, बल्कि चोला एम्पायर या इंपीरियल चोलाज हैं, जिनकी हिस्ट्री लगभग 850 एडी में स्टार्ट होती है। इनका अर्ली चोलाज से कोई लिंक था या नहीं, ये बात काफी डिस्प्यूटेड है। खैर, इंपीरियल चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजयालया थे, जो पल्लवास के फ्यूडिटरी थे, यानी वो पल्लवास को अपना एलिजेंस ओ करते थे। 6th और 7th सेंचुरीज में कावेरी डेल्टा दो डायनेस्टीज, पल्लवास ऑफ कांची और पांड्याज ऑफ मदुराई के बीच डिवाइडेड था। पांड्याज मदुराई और केरला के रूलर थे, वहीं पल्लवा तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के अनडिस्प्यूटेड किंग्स। ये वही पल्लवा थे जिनके एक रूलर नरसिम्हा वर्मन ने कन्नौज के हर्षवर्धन को हराने वाले चालुक्यन किंग पुलकेशन II को बुरी तरह से डिफीट किया था। लेकिन ये किंगडम्स 9th सेंचुरी तक काफी वीक हो चुके थे और इनके बीच साउथ इंडिया की सुप्रेमेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। विजयालया चोला ने इनकी वीकनेस और राइवलरी का फायदा उठाकर खुद को भी इस स्ट्रगल में झोंक दिया और पांड्या से तंजावुर को छीनकर अपनी कैपिटल बना लिया। बाद में विजयालया के बेटे आदित्य I ने पल्लवा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय और चोला एम्पायर को फर्दर स्ट्रेंथन किया। कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर इन इंडिया। चोलाज के इंडियन एक्सपीडिशंस की बात करें तो 925 में परांतक I ने राष्ट्रकूटा रूलर कृष्ण II को डिफीट किया और अपना इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न टेरिटरीज में एक्सपैंड किया। लेकिन चोला एम्पायर के सबसे पावरफुल किंग्स राजराजा चोला I और राजेंद्र चोला I थे, जिन्हें एम्पायर के कंसोलिडेशन और उसे कावेरी डेल्टा के बियॉन्ड एक्सपैंड करने का क्रेडिट दिया जाता है। इनकी बदौलत ही चोलाज का कंट्रोल नॉर्थ में कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर साउथ में श्रीलंका और मालदीव्स और वेस्ट में लक्षद्वीप से लेकर ईस्ट में मलया पेनिनसुला तक फैल गया था। राजेंद्र I ने राजराजा को सक्सीड किया, जिनका इंडिया में सबसे बड़ा अचीवमेंट था गंगा बेसिन का कैंपेन और ओडिशा और पाला रूलर्स पर मैसिव विक्ट्री। इसके बाद उन्हें गनिगईकोंडा चोला का टाइटल मिला, जिसका मीनिंग है कॉन्करर ऑफ द गैंजीज। इसका सेलिब्रेशन चोला एम्पायर में काफी धूमधाम से हुआ और राजेंद्र ने इस विक्ट्री को मार्क करने के लिए गनिगईकोंडा चोलापुरम नाम की नई कैपिटल का कंस्ट्रक्शन करवाया, जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु में लोकेटेड है। 1025 एडी से लेकर अगले 250 साल तक ये चोलाज की कैपिटल बनी रही। फॉरेन कॉन्क्वेस्ट्स।
चोला किंगडम के सबसे बड़े अचीवमेंट्स उनके फॉरेन कॉन्क्वेस्ट रहे, जिसकी वजह से उन्हें इंपीरियल चोला का दर्जा दिया गया। चोलास को इंपीरियल इसलिए बोला गया क्योंकि मॉडर्न इंपीरियल कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम की तरह ये भी कुछ फॉरेन टेरिटरीज के इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपनी मिलिट्री पावर के थ्रू कंट्रोल और वहां के रिसोर्सेज को खुद की प्रॉस्पेरिटी में यूज करते थे। हिस्टोरियंस चोलास के इस पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम को स्यूडो कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं। खैर, चोलास का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉरेन कॉन्क्वेस्ट परांतक वन का श्रीलंका कैंपेन था, जिसको फिनिश राजराजा ने किया। राजराजा के श्रीलंकन एक्सपीडिशन को लॉर्ड राम के कैंपेन से करते हुए थिरुवलंगडू प्लेट्स कहते हैं कि ड्रामा वॉज एक्सेल्ड बाय हिज किंग हुज पावरफुल आर्मी क्रॉस्ड द ओशन बाय शिप्स एंड बर्न्ट अप द किंग ऑफ लंका। इसके साथ चोलाज ने मालदीव्स में भी अपना कंट्रोल एक्सपैंड किया। वैसे राजराजा के टाइम ही चोला एम्पायर काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, लेकिन फिर भी राजेंद्र ने साउथ ईस्ट एशिया के श्री विजय एम्पायर पर एक मैसिव अटैक किया, जहां पर विक्ट्री के बाद भी उन्होंने सिर्फ इनडायरेक्ट कंट्रोल मेंटेन किया। तो सवाल यह है कि इतना रिस्की और एक्सपेंसिव कैंपेन राजेंद्र ने लॉन्च ही क्यों किया जब डायरेक्ट रूल का कोई प्लान नहीं था? इसका जवाब हमें उस वक्त की इकोनॉमी, लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिंकेजेस में मिलता है। वैसे तो चोलास के श्री विजय पर अटैक का इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट कैम्बोडियन अंकोर डायनेस्टी और श्री विजय एम्पायर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। अंकोर चोलास के एलाय थे और जब अंकोर और श्री विजय के बीच वॉर हुआ तो राजेंद्र ने भी अंकोर के सपोर्ट में श्री विजय पर अटैक कर दिया, लेकिन यह फिर भी इतने बड़े कैंपेन को जस्टिफाई नहीं करता। दूसरी थियोरी के हिसाब से इसका कॉज तमिल गिल्ड्स और मैरीटाइम सिल्क रूट का पॉलिटिक्स था। मैरीटाइम सिल्क रूट से अब्बासिद कैलिफेट और चाइना के टांग डायनेस्टी के बीच हो रहे प्रॉस्पेरस ट्रेड में साउथ इंडियन पोर्ट्स और मलया पोर्ट्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जो शिप्स के लिए ट्रांजिशन पॉइंट्स थे और जहां वो रिफ्यूलिंग के लिए रुकते थे। इस ट्रेड का मोनोपोली तमिल गिल्ड्स के पास था, जिनका कंट्रोल मलयन पोर्ट्स में भी था। लेकिन इस दौर में शिप बिल्डिंग टेक्निक्स काफी इंप्रूव हुए और अब शिप्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते थे, जिसकी वजह से दो ट्रांजिशन पॉइंट्स फ्यूटाइल हो गए और मोस्ट शिप्स केवल मलया पोर्ट्स में रुकने लगी। इसकी वजह से इंडियन तमिल गिल्ड्स को काफी नुकसान हुआ। बाद में श्री विजय एम्पायर ने मलया बेस्ड तमिल गिल्ड्स के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन चालू कर दिया और गिल्ड्स की कंडीशन और ज्यादा खराब होने लगी। कहते हैं कि इन गिल्ड्स की लॉबिंग पावर की वजह से ही शायद राजेंद्र ने श्री विजय पर अटैक किया। राजेंद्र को यह भी डर था कि कहीं ये गिल्ड्स एनिमी किंगडम्स को सपोर्ट न करने लगे। रीजन कुछ भी हो, पर एक बात फैक्ट है कि राजेंद्र ने अपनी अनमैच्ड नेवल सुप्रेमेसी की वजह से साउथ ईस्ट एशिया में बड़ी जीत हासिल की। राजेंद्र की नेवी इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी लेगेसी को कमेमोरेट करने के लिए 1972 में एक नेवल ट्रेनिंग एकेडमी का नाम टीएस राजेंद्र रखा गया। खैर, इस एक्सपीडिशन के बाद साउथ ईस्ट एशिया से श्री विजय एम्पायर खत्म हो गया और वहां छोटे छोटे किंगडम्स इमर्ज हुए, जिन्होंने चोलास की सुजरेनिटी और उनके मिलिट्री बेसिस को अपने किंगडम्स में एक्सेप्ट किया। इसका फाइनल आउटकम यह हुआ कि अगले एक सेंचुरी तक साउथ ईस्ट एशिया में तमिल गिल्ड्स का डोमिनेंस बना रहा और मैरीटाइम सिल्क रूट पर चोलास की हेजेमनी भी। द सिविलाइजेशनल गोल्डन एज। चोला रूल को सिविलाइजेशनल गोल्डन एज भी कहा जाता है क्योंकि इस दौर में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टेम्पल्स और फाइन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स का ग्रोथ दिखता है। चोला रूल में ट्रिमेंडस एग्रेरियन एक्सपेंशन की वजह से कावेरी बेसिन में मैसिव कैनाल्स बने, जिनमें सबसे फेमस उय्यकोंडन और राजेंद्रन वयक्कड़ आज भी एग्जिस्ट करते हैं। कैनाल्स के अलावा मैसिव वाटर टैंक्स भी बने, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट गंगाईकोंडा चोलापुरम का 16 माइल्स लॉन्ग सोला गंगम है, जिसको लिक्विड पिलर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। टेम्पल्स की बात करें तो राजराजा वन के पहले के किंग्स ने भी कई टेम्पल्स बनाए जो साइज में काफी छोटे थे,
लेकिन चोलाज के टेम्पल आर्किटेक्चर का ब्रिलियंस और मैसिवनेस राजराजा के रूल में ही बढ़ता है, जो चोलाज की प्रॉस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हुए ओल्ड टेम्पल से लगभग 5 गुना ज्यादा बड़े हो गए। यूनेस्को ने द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया है, जिसमें 3 टेम्पल्स इंक्लूडेड हैं। बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ तंजावुर इनमें ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट है, जिसे राजराजा 1 ने 1010 एडी में बनवाया था। 25 साल बाद उनके बेटे राजेंद्र ने सेम नाम का बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा में बनवाया। तीसरा और सबसे छोटा टेम्पल ऐरावतेश्वरा ऑफ दरसुरम है, जिसे राजराजा 2 ने बनवाया था। चोला टेम्पल्स द्रविड़ा स्टाइल के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इनमें सबसे ब्रिलियंट स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग वंडर तंजावुर का बृहदेश्वरा टेम्पल है, जिसका ग्रेनाइट और बिना मोटार या सीमेंट का बना हुआ विमाना 59 मीटर टॉल है और 1000 साल बाद आज भी एग्जिस्ट करता है। विमाना पिरामिडिकल शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, जो द्रविडियन टेम्पल्स के सैंक्टम के ऊपर बनाए जाते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल के इस विमाना के टॉप मोस्ट स्टोन का वेट 80 टन्स है और इंजीनियर्स आज भी इस पर डिबेट करते हैं कि बिना मॉडर्न मशीनरी के ये स्टोन 59 मीटर्स ऊपर पहुंचा कैसे। खैर, चोला रूलर्स शैवाइट थे और इसलिए तंजावुर टेम्पल के मेन डेटी शिवा हैं और यहां पूरे भारत के वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग लोकेटेड हैं। यहां पर हमें वर्ल्ड फेमस नटराजा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी मिलता है, जो शिवा के कॉस्मिक डांस ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है। स्कल्पचर्स में भोग शक्ति और सुब्रमण्य के ब्रॉन्जेस भी मास्टरपीसेस माने जाते हैं। वैसे ये चोला टेम्पल्स मैसिव ग्रांट मिलने की वजह से सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी थे, जो साथ में विलेज वेलफेयर के लिए भी काम करते थे। लिटरेचर के फील्ड में भी काफी डेवलपमेंट्स हुए और पॉपुलर वैष्णव टेक्स्ट नलायिरा दिव्य प्रबंधम को भी चोला पीरियड में 12 अलवर सेंट्स ने कंपाइल किया। चोला एडमिनिस्ट्रेशन। चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी लेगेसी का सिंबल है। यहां हमें एक फुली डेवलप्ड सेक्रेटेरिएट की इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ऐसा कहते हैं कि पाम लीव्स यूज करके चोलाज ने एक ब्रिलियंट रिकॉर्ड सिस्टम भी बनाया, जिसमें लैंड रिकॉर्ड से लेकर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तक के रिकॉर्ड्स थे। इसके अलावा चोला एम्पायर 9 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको मंडलम कहते थे, और इनके गवर्नर्स स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन करते थे। प्रोविंसेस को नाडू नाम के डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिन्हें ऑटोनोमस असेंबली नाट्टर गवर्न करती थी। वैसे तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन लार्जली एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन उसमें पावरफुल और ऑटोनोमस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जिस्टेंस भारत के इतिहास में काफी अनोखा और यूनिक इनोवेशन था, जिसका क्रेडिट राजराजा 1 को दिया जाता है। यहां के विलेजेस को उर और सभा नाम की असेंबलीज गवर्न करती थी, जो ह्यूज ऑटोनॉमी एंजॉय करती थी। उर असेंबलीज के बारे में खास बात यह है कि वहां सभी कास्ट के लोग रहते थे, जबकि सभा असेंबलीज अग्रहारा विलेजेस को गवर्न करती थीं, जो चोला किंग्स द्वारा ब्राह्मण्स को ग्रांट किए गए थे। इस सिस्टम की लेगेसी और इन्फ्लुएंस हमें गांधी जी के विलेज रिपब्लिक्स के आइडिया और मॉडर्न इंडिया के पंचायती राज सिस्टम में भी दिखाई देती है। चोला मिलिट्री की बात करें तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग उनकी अनमैच्ड नेवल पावर थी। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो के हिसाब से किंग के सारे बॉडीगार्ड्स खुद को डेड किंग के फ्यूनरल पायर में सैक्रिफाइस कर देते थे। डिक्लाइन। लेटर चोला डायनेस्टी को केपेबल रूलर्स जैसे कुलोथुंगा 1, विक्रम चोला और कुलोथुंगा 3 ने रूल किया, जिन्होंने टेरिटरी की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखा। लेकिन कुलोथुंगा 3 के समय ही चोलाज का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। इसका सबसे पहला कॉज था श्रीलंका में सिंहला किंगडम का राइज, जिसने उन्हें श्रीलंका से बैनिश कर दिया। दूसरा कॉज था 1216 के बाद राजराजा 3 और राजेंद्र 3 जैसे वीक रूलर्स। एक रिकॉर्ड के हिसाब से राजराजा 3 को उनके ही एक फ्यूडेटरी ने हॉस्टेज बना लिया था। चोलाज के डिक्लाइन का थर्ड कॉज पांड्याज का राइज और होयसलाज का डिवाइसिव पॉलिटिक्स रहा।
होयसलाज ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स यूज करके चोला और पांड्या दोनों को राइज होने से रोकने की कोशिश की। चोलाज को रोकने में तो होयसलाज सक्सेसफुल रहे, लेकिन पांड्याज एक फॉर्मिडेबल पावर बन ही गए। पांड्याज ने पहले होयसलाज को और फिर 1279 में चोलाज को हराया। राजेंद्र III के टाइम तक पांड्यन एम्पायर अपने प्रॉस्पेरिटी के चरम पर था और 1279 राजेंद्र III के रूल की लास्ट रिकॉर्डेड डेट हुई, जिसके बाद चोलाज का भारत से नामो निशान मिट गया। हालांकि चोला डायनेस्टी सिर्फ इंडिया में खत्म हुई, लेकिन उसकी एक रेबल ब्रांच फिलीपींस में 16th सेंचुरी तक रही। इस डायनेस्टी का फाउंडेशन फिलीपींस की सेबू या सुग्बू सिटी में एक इंडियन चोला प्रिंस राजमुडा लुमया ने किया था, जो वहां एक मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करने गए थे। खैर, स्पेनिश इन्वेजन के बाद यह किंगडम भी खत्म हो गया और चोला एम्पायर का ग्लोरियस इतिहास बन गया। लेकिन चोलाज की लेगेसी जिंदा है और आज भी वहां के कल्चर, रिलीजन और टेम्पल्स में फल फूल रही है।